तो अब हम लोग 23/12/2018 में द्वितीय पाली में आए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, देखें संख्याएं कौन कौन सी आई हैं। 12 है, 33, 96, 285, 852। तो अगला नंबर जो है इन चारों में से कौन सा होगा। तो इसमें क्या हुआ है, गुणे 3 -3 हुआ है। ऐसे इसमें भी 33 3 99 होगा और -3 कर देंगे तो 96 आ जाएगा। इसमें भी वही हुआ है, गुणे 3 -3, तो इसमें वही काम कर देंगे, गुणे 3 -3 कर देंगे। तो गुणे 3 -3 कर देंगे तो इसको गुणा कराएंगे 3 से पहले, तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 और 24 और 1 25 में से 3 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 53। तो इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या कौन सी होगी। तो इसमें भी देखना होगा कि कैसे क्रम बढ़ रहा है आगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, गुणे 2 + 1, 4 दूनी 8 और 1 9। इसमें क्या हुआ है, गुणे 3 -1 हुआ है, 9 3 27 में से 1 गया 26। इसमें क्या हुआ है, गुणे 4 + 1। ठीक है, तो 26 चक्कू हो जाएगा 104 और 1। इसमें क्या होगा, ऐसे गुणे 5 -1, तो अगले में आ जाएगा गुणे 6 + 1। तो इसको 6 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 पंचे 30 और 1 31। इसमें एक जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 31 45। यहां पर आ जाएगा 31 45। तो इस प्रकार आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रम में कौन सा शब्द अगला होगा। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग कर लेंगे। पहले वाले को देखते हैं, बी का स्थान 2 होता है, इसका 6, इसका 10, इसका 14, यानी का 14। तो देखिए क्या हुआ है, +4 हुआ है, इसमें भी +4 हुआ है, इसमें भी +4 हुआ है और 14 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा R। क्या आ जाएगा बोलो, 18 नंबर पर कौन होता है, R। तो स्टार्टिंग हमारी R से होगी। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या हुआ है, गुणे 4, फिर गुणे 4, इसमें गुणे 4 हुआ है, तो इसको गुणा कर देंगे 4 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 512, R 512। तो इस प्रकार आपका सेकंड वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित अनुक्रम में अगला अक्षर समूह में कौन सा होगा। तो कौन सा समूह यहां पर आएगा ये देखते हैं। तो पहले अक्षर को लेते हैं, बी में एक जोड़ेंगे C, एक अगला अंक अगला अक्षर D, फिर E, तो अब की अगला अक्षर आएगा F। सब में क्या हुआ है, +1 हुआ है। ठीक है, तो अगला F होगा और यहाँ F से स्टार्टिंग वाला केवल एक ही ऑप्शन है। तो इस प्रकार आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है जिसमें F से स्टार्टिंग हुई। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि ये जो सीरीज बनी है इसमें 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है। 2 के बाद एक विषम संख्या, तो काउंट कर लेते हैं। 2 के बाद एक विषम संख्या ये आई है, देखिए यहां पर 2 के बाद एक विषम संख्या आई है। फिर देखते हैं 2 कहां आया है, यहां पर एक विषम संख्या 2 के बाद आई है। फिर यहां तो सम आई है, इसको नहीं काउंट करेंगे, यहां भी सम है, ये है, और यहां पर भी 2 के बाद सम संख्या आई है। ठीक है, तो टोटल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ये एक सीक्वेंस दी है संख्याओं की। यदि प्रत्येक विषम अंक से एक घटाया जाए, यानी विषम से हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, और सम में एक जोड़ा जाए तो सम में एक जोड़ देंगे। तो सेकंड नंबर पर सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ये काम कर लेते हैं। इसमें देखते हैं
सम वाले में एक जोड़ना है तो ये हो जाएगा 7, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, और विषम है तो एक घटाएंगे 8। ऐसे ही सम में जोड़ेंगे एक 9, विषम में से एक घटाएंगे 0, और इसमें 2 है तो सम एक जोड़ेंगे 3, इसमें एक घटाएंगे 6, 7, 6। अब पूछा है तो दूसरा उच्चतम कौन होगा, तो सबसे बड़ी संख्या होगी कौन सी, 903, और सेकंड नंबर पर होगा 898। तो इस प्रकार आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें लिखा है गुणे का अर्थ है योग, भाग का अर्थ है घटाओ, प्लस का अर्थ है गुणा, और माइनस का अर्थ है भाग। तो इसका हल क्या होगा, तो पहले हम लोग इनके सिंबल बदल लेते हैं। 120 प्लस का अर्थ है गुणा 12, ठीक। माइनस का मतलब क्या है, भाग, तो भाग कर लेंगे। भाग का अर्थ क्या है, देखो घटाओ, तो माइनस कर लेंगे। गुणे का अर्थ क्या है, योग, तो प्लस कर लेंगे। माइनस का अर्थ क्या है बोलो, भाग, तो भाग कर लेंगे 2 से। और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर लेंगे 1। अब हम लोग बोर्डमास का नियम लगाएंगे। तो बोर्डमास में सबसे पहले भाग होगा, तो इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 120 गुणे 4 माइनस 4 प्लस 2, और सॉरी, और इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1 गुणे 1। अब इसके बाद कौन सा सिंबल दूसरे नंबर पर हटाएंगे, गुणा कराएंगे। तो जब गुणा कराएंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा 480 माइनस 4 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा 481 माइनस 4, यानी आंसर होगा 477। तो इस प्रकार आपका पहला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संकेतों की अदला बदली करनी पड़ेगी। तो ये एक समीकरण दी है और इसका आंसर कितना आना चाहिए, -1। अगर इधर का हम लोग हल करें तो -1 आना चाहिए। तो ये तो विकल्प से चेक करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला विकल्प चेक करते हैं। तो प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे, माइनस की जगह पर प्लस लिखेंगे। तो ये काम करते हैं, प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे, बाकी सिंबल वही रहेंगे। माइनस की जगह पर प्लस लिखेंगे, बाकी सिंबल वही रहेंगे। और इसमें अगर ये आंसर आ जाता है तो ऑप्शन सही माना जाएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, नहीं भाग कराएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 माइनस 3 गुणे 4 प्लस कितना आ जाएगा, 6। अब इसके बाद गुणा कराएंगे तो 5 माइनस 12 प्लस 6। अब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 11 माइनस 12 यानी बराबर -1। तो ये पहले ऑप्शन से ही हमारा आंसर मिल रहा है -1। तो यानी चिन्हों में अदला बदली पहले वाले ऑप्शन के अनुसार करनी पड़ेगी। ठीक है, कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए RE जो है वो सभी में कॉमन है, ठीक है, RE जो है वो सभी में है। फिर इनका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम लिख देंगे। यस का होता है 19, यम का होता है 13, पी का होता है 16, ठीक है, वी का होता है 22, पी का होता है 16 और जी का होता है 7। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पर जो आएगा वो आएगा 6, तो सब में आया है। अब इसमें एक नंबरिंग और कर लेते हैं पी के। इसमें ये इसका होगा 16, इसका होगा 5 ई का, इसमें आएगा 5, इसमें आई होगा 9 पर, ई होगा 5 और आर होगा 18। तो इसमें देखेंगे जो सबसे पहले क्रम आया है पहले नंबर पर 7 है ना, तो सब स्टार्टिंग 6 नंबर सबसे पहले पर आएगा। 6 नंबर जो है वो सबसे पहले होगा। 6 के बाद कौन सबसे छोटी संख्या है, 13, तो 6 के बाद आएगा 3। 13 के बाद कौन है, 16 है, तो 16 में देखिए इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। तो इसके बाद वाला देखेंगे, इसके बाद A1 होता है
और इसमें भी ए 1 पर है, तो फिर यल का देखेंगे, 12 होता है और इसके बाद टी 20 है, तो इसका मतलब इसके बाद आएगा 5। देखिए इसमें 12 पहले आएगा और 20 बाद में आएगा, 5 आएगा। इसके बाद आपका 4 आएगा, ठीक है, इसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, ठीक है, यानी ये इसके साथ बदलता है, इसकी जगह पर पहले स्थान पर ये आ जाएगा, ये पहले स्थान पर आ जाएगा, दूसरा लेटर 9वें लेटर के साथ आ जाएगा, यानी इसकी जगह पर दूसरे नंबर पर आ जाएगा ये 9 नंबर, ये आ जाएगा 2 नंबर पर, ठीक है, और इत्यादि ऐसे ही बदलता रहे। तो नवनिर्मित शब्द में लेटर बी के बाद क्या आएगा, तो इस हिसाब से इसका क्रम ही बदल जाएगा। ये जो स्टार्टिंग इधर से हुई है इधर से हो जाएगी, तो आपका बी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, आर, ठीक है। तो इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इसमें लिखा है यदि इस शब्द में सभी व्यंजनों को पहले उनके क्रम में व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी स्वरों को उनके क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं दूसरा होगा, ठीक है। तो हम सारे व्यंजन पहले लिख लेते हैं, व्यंजन देख लेते हैं कौन कौन है। वी है, सी है, टी है, आर है, वाई है, पी है, यल है और यन है, ठीक है। तो इनको क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सी, फिर जो है ये यल आएगा, यल के बाद यन आएगा, यन के बाद पी आएगा, पी के बाद आर आएगा, आर के बाद टी आएगा, टी के बाद वी आएगा और वाई आ जाएगा, ठीक है। और अगर इनको हम स्वरों में तो ए पहले आएगा, फिर ओ आएगा, नहीं, फिर इसके बाद आई आएगा और फिर ओ आएगा, ठीक है। तो इनको क्रम से सजा लिया। पूछा है बाएं से चौथे के दाएं, तो यानी छठे नंबर पर पूछा है, बाएं से छठे नंबर पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर पर आएगा टी। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें देखिए ये इसमें मैथ भी है और कोडिंग भी की गई है, तो ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो इसमें परसेंटेज का मतलब है कि मिनट या घंटे की सुई कितने पर है, 2 पर। ऐसे ही प्लस का मतलब क्या है, सुई घंटे की या मिनट की किस पर है, 5 पर। और क्वेश्चन मार्क का मतलब है घंटे की सुई 3 या उस पर है। ऐसे लेस का मतलब है 4 पर घंटे की सुई या मिनट की है। ऐसे ग्रेटर का मतलब है 12 पर सुई है घंटे या मिनट की। अब ऐसे इसका मतलब है कि 8 पर सुई है घंटे या मिनट की, ठीक है। अब कहा है कि जैसे ये लिखा है, इसको यहां पर समझाया गया है कि कैसे इसको बदलेंगे। तो देखिए लेस है, लेस का मतलब कितना है, देखिए 4, और इसके बाद ये सिमिलर वाला आया है, तो सिमिलर को का सुई 8 पर है, तो यानी ये मिनट वाली सुई है, तो हम 8 को 5 से गुणा कर देंगे यानी 40 मिनट, तो 4:40 आ जाएगा, ठीक है। 4 के लिए ये और इसके लिए 8 आएगा, लेकिन हम उसको 5 से मल्टीप्लाई उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है इतना समझने के बाद अब इसमें मैथ आती है, ठीक है। तो इसमें कहा है कि 2 स्टेशन हैं, लखनऊ और आगरा है, इनके बीच की दूरी जो है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बोलो, 138 किलोमीटर। तो 138 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, ठीक है। अब इसमें कहा है पहली ट्रेन जो है डी वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। तो अब इसमें ध्यान देंगे, और कितने बजे चलती है, इतने बजे। तो परसेंटेज का मतलब है 2, और इसका लेस का मतलब है जाएगा 4, यानी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, यानी 2:20 पर, ठीक है, पीएम पर। और दूसरी वाली ट्रेन का टाइम देख लेते हैं, परसेंटेज का मतलब 2 है
और इसका मतलब है 8, तो यानी 2:40 पर, 2:40 पर जो है ये चलती है। ठीक। और इसमें मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए सदैव कितने से गुणा कर देते हैं? 18/5 से कर देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें लिखा है कि 1/3 जो है उसकी ज्यादा है दूसरी वाली ट्रेन की, 1/3 तेज यात्रा करती है, तो इस 36 का 1/3 कितना होगा? 12। 12 इसमें जोड़ दें, यानी इधर वाले की ट्रेन की चाल है 12 इसमें जोड़ दें 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये चली है पहली वाली ट्रेन 2:20 और ये चली है 2:40। तो फार्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसमें हम लोग दूरी रखेंगे बीच की दूरी, लेकिन टाइमिंग सेम होनी चाहिए। तो ये 20 मिनट में आगे आ गई होगी यहां पर कहीं। ठीक है, तो 20 मिनट में अब यहां 2:40 पर यहां होगी। अब ये वाली दूरी हम लोग जो है वो लेंगे यहां से यहां तक की। तो बीच की दूरी का मतलब है टाइमिंग सेम होनी चाहिए। तो देखें 20 मिनट में कितना आगे आ गई होगी? तो 20 मिनट में यानी 60 मिनट में आ जाती है कितना आगे? ये 60 मिनट में कितने किलोमीटर जाती है? 36 किलोमीटर। 6 से भाग कर दिया तो 10 में आ जाएगी कितना? बोलो 6। और ऐसे 20 मिनट में कितना पहुंच जाएगी? 12। तो इतनी देर में 12 किलोमीटर ये इधर आ गई होगी। तो 12 किलोमीटर हम इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यानी ये दूरी हो जाएगी 126 किलोमीटर। तो बीच की दूरी हम लोग लेंगे 126 किलोमीटर। चाल हम लोग सापेक्ष लेते हैं, समान दिशा में चालें घटती हैं और विपरीत दिशा में चालें जुड़ती हैं। तो यहां पर चालें विपरीत दिशा में हैं, इसलिए क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 36 और 48 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 84। 36 प्लस तो ये आ जाएगा 126 बटे कितना? 84। काट पीट कर लेंगे तो 2 से काट लेते हैं, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 42, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4। फिर इसको भाग कर लेते हैं 21 से, तो 21 तिहाई और 21 दूनी, यानी ये आ जाएगा 3/2 घंटे, यानी 1.5 घंटे बाद मिलेंगी आपस में। कितने घंटे बाद? समय हमारा कितना आया? 1.5 घंटा। समय हमारा बताइए कितना आया? 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे बाद मिलेंगी, और ये समय हमेशा बाद में जोड़ा जाता है, बाद वाले समय में। तो बाद वाला समय कितना है? 2:40। 2:40 में हम 1.5 घंटा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4:10। अब इसको कोडिंग में लिखना है, तो 4:10 4 के लिए कौन सा कोड आएगा? ये तो ये आएगा, पहला सिंबल होगा ये, और 10 के लिए आएगा 2 वाला। तो 2 वाला कौन है? परसेंटेज, यानी ये हो जाएगा 4 और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा। ये स्टार देखिए किस में है? सी में है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें लिखा है कि बैड टाइम टू परचेज को ये लिखा जाता है, इन्वेस्ट मनी एंड इफर्ट्स को ये लिखा जाता है, परचेज बैड स्टफ ओनली को ये लिखा जाता है, ओनली एनर्जी एंड मनी को ये लिखा जाता है। तो इन्वेस्ट इफर्ट्स टू एनर्जी को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। तो इधर देखिए क्या कॉमन है? बैड कॉमन है, परचेज कॉमन है, इसमें भी परचेज कॉमन है। बैड कॉमन है तो इसमें भी बैड कॉमन है। तो इन दोनों के कोड, इसमें दोनों में कॉमन क्या है? YZ है, इसमें भी YZ है, और इसमें BO है, इसमें भी BO है। तो इसका मतलब ये है कि बैड और परचेज के लिए या तो BO आएगा या तो फिर YZ आएगा। तो इसमें बैड और परचेज कहीं आया नहीं है, क्वेश्चन में कहीं आया है? तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में जो है BO और YZ आएगा वो ऑप्शन कतई गलत होगा। तो जैसे इसमें BO आया है तो ये गलत है, इसमें YZ आया है तो ये भी गलत है, क्योंकि बैड और परचेज तो इसमें आए नहीं है, तो उनके कोड कैसे आ सकते हैं? फिर इसके बाद देखते हैं इन दोनों में कौन सही है। तो इन दोनों को देखते हैं,
तो इधर जो है एंड है, इधर भी एंड है, और इधर मनी कॉमन है तो इधर भी मनी कॉमन है। ठीक है, तो यानी इधर क्या कॉमन है, टी ए है तो इधर भी टी ए कॉमन है, यम आर है तो यम आर इधर भी कॉमन है। तो इसका मतलब है मनी और एंड का कोड या तो टी ए होगा या तो यम आर होगा। बचा क्या, बचा क्या है बोलो, एक तो इन्वेस्ट बचा है तो इधर भी एच बचा है, इफर्ट्स बचा है तो इधर क्या बचा है, जीई बचा है ना। तो इन्वेस्ट की जगह पर या तो एच आएगा या तो जीई आएगा, ऐसे इफर्ट्स की जगह पर या तो एच आएगा या तो जीई आएगा। तो जिसमें एच और जी आए हैं, जीई आएंगे, जैसे इसमें इन्वेस्ट इफर्ट्स दोनों है तो एच और जीई जिसमें आएंगे वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इन दोनों में एच और जीई सिर्फ चौथे ऑप्शन में आए हैं, इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि निश्चित कोड में लॉन्गर को ये लिखते हैं तो उसी कोड में टाइगर को क्या लिखेंगे। तो इसमें देखिए नंबरिंग कर देते हैं, 12, 15, 14, 7, 5, 18, ऐसे इसकी नंबरिंग कर देते हैं। 17, 4, 6, 13, 14, 11। अब देख लेते हैं, इधर देखिए -1 हो रहा है, ऐसे इधर भी -1 हो रहा है, सब में -1 हो रहा है ना। सब में क्या हो रहा है बोलो, -1 हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग टाइगर को लिखेंगे, TIGER इसको। तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो 18 में से एक माइनस करेंगे तो क्यू 17 नंबर पर कौन आ जाएगा बोलो, क्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ई का 5 होता है, 5 में से एक -1 करेंगे तो आ जाएगा डी 4 नंबर। ऐसे 7 से एक माइनस करेंगे तो 6 पर यफ आ जाएगा। ऐसे 9 से -1 करेंगे 8 पर यच आ जाएगा। ऐसे ही 20 के एक पहले यस आ जाएगा 19। तो क्यू डी एफ एच एस जिसमें होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। सेकंड ऑप्शन जो है दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें मतलब दिया गया है, जैसे ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, जैसे यम प्लस यल का मतलब है दूसरा पहले का क्या है, बेटा है। ऐसे गुणे का मतलब है दूसरा पहले का क्या है, पिता है, यल यम का पिता है। ऐसे देखो इसमें है परसेंटेज का मतलब है पहला दूसरे का क्या है, दामाद है। तो इसमें ये याद रखिएगा कि कभी कभी पहले वाला बाद में दिया है, बाद वाला पहले में दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बेस पर कहा है कि इसमें ई एक्स की पत्नी है, इसके लिए इसकी जगह पर कौन सा सिंबल आएगा और इसकी जगह पर कौन सा सिंबल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं। तो x के बाद कौन सा आया है, परसेंटेज का चिन्ह आया है, x परसेंटेज p है, तो इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं। तो देखिए x परसेंटेज p है, इसका मतलब पहले दूसरे का क्या है, दामाद है। तो पहला दामाद है किसका, तो इसकी कोई पत्नी होगी दूसरे का यानी p का। तो इसकी फैमिली ट्री ऐसे बनेगी, देखो x p का दामाद है, दामाद का मतलब पुत्री का पति है। ठीक है, आगे क्या दिया है, -c। तो माइनस का मतलब है दूसरा वाला पहले वाले की पत्नी है। तो दूसरा वाला जो है वो पहले वाले की पत्नी है, तो इसका मतलब दूसरी वाली c पहले वाले की पत्नी है, तो इसका मतलब ये पुरुष होगा। ठीक है, आगे c के बाद सिंबल आया है, वो क्या आया है वही आपको देखना है। तो इसमें यहां पर कौन सा सिंबल आएगा आगे कि डी, और यहां पर कि जो है ई एक्स की पत्नी हो जाए, ई एक्स की क्या हो जाए, पत्नी हो जाए, यानी यहां पर ई आ जाए। ठीक है, तो आगे बनाते हैं सी के बाद अगर हम लोग इसको बेटा बनाएं तो ये है, यहां पर सी के बाद हम लोग सी के बाद प्लस ले लेते हैं डी। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा, प्लस का मतलब हो जाएगा दूसरा पहले का क्या है, बेटा है। तो दूसरा यानी डी सी का क्या है, बेटा है, तो इसका बेटा बना देते हैं, ये हो जाएगा। और आगे हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, अगर हम लिख दें, इनमें ध्यान से देखेंगे कि उसी पीढ़ी का आना चाहिए।
तो हम अगर इसकी जगह पर हैश लिख दें ई, तो हैश का मतलब हो जाएगा ये जो है दूसरा पहले वाले की इकलौती बेटी है। पहला दूसरे की क्या है बोलो? इकलौती बेटी है, इकलौती बहन है, सॉरी इकलौती। तो इसमें आ जाएगा कि दूसरा पहले वाले क्या है? इकलौती बहन है। तो इकलौती बहन है यानी इसकी जो है इकलौती बहन ये हो जाएगी कौन? ई। तो इस प्रकार इससे हो जाएगा कि ई एक्स का क्या है बोलो? ई एक्स की पत्नी है। ये देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार हम लोगों ने कौन सा सिंबल देखा है बोलो? ये सही है। यहां पर प्लस लेंगे और यहां पर हैश लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें लिखा है कि जब मंदिरा सिंह अपने एमबीबीएस कोर्स में टॉप किया तो वह मेडिकल पेशे में शामिल होने वाली अपने परिवार की 7वीं सदस्य बनी। ठीक है। अन्य सभी परिवार के सदस्य जैसे इनके नाम दिए गए हैं। ये अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और तीसरी पीढ़ी के सबसे कम उम्र के मंदिरा सिंह जो है 3 पीढ़ियों में इस परिवार में 2 युगल जोड़ी और भाइयों और बहनों के 2 जोड़े हैं। परिवार में 3 ऑन्कोलॉजिस्ट, 2 डेंटिस्ट हैं और 1 चिकित्सक और 1 स्नायु विशेषज्ञ यानी न्यूरोलॉजिस्ट है। परिवार में कोई महिला ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। विनीता न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। ठीक है। ऐसे करके तो हम लोग इसकी फैमिली ट्री बना लेते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तन्मय नीरजा का पुत्र है जबकि संकीत मोनिस का पुत्र है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं संकीत। और ये किसका पुत्र है? मोनिस का। तो मोनिस से 1 पीढ़ी नीचे बनेगा। ठीक है। आगे क्या है? जिसकी पत्नी विनीता है, यानी इसका मतलब मोनिस की पत्नी कौन है? विनीता। मोनिस की पत्नी का क्या नाम है बोलो? विनीता नाम है। ठीक। आगे कहा है मोनिस एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। मोनिस और विनीता परिवार में सबसे बड़े हैं। मंदिरा सिंह संचित की बेटी है। तो यहां पर बनाते हैं संचित और इसकी बेटी है मोनिका। कौन है बोलो? मंदिरा। मंदिरा सिंह जो है संचित की बेटी है। जबकि रुचिका नीरजा की, रुचिका जो है नीरजा की क्या है बोलो? ननद जेठानी या भाभी है। तो इसका मतलब है इसकी पत्नी बना देते हैं नीरजा। और रुचिका क्या है? इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है। और नीरजा की जो है वो बेटी का नाम क्या है? शुरुआत में तन्मय नीरजा का पुत्र है। यहां पर आ जाएगा तन्मय। ठीक। तो देखिए 7 सदस्य हो गए। ठीक। अब पूछा है इसमें कि कौन एक चिकित्सक है। तो देखिए ऑन्कोलॉजिस्ट ये होगा, ये ऑन्कोलॉजिस्ट है और कोई महिला है नहीं तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट। 3 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। 2 डेंटिस्ट हैं तो 1 डेंटिस्ट ये होगा और 1 डेंटिस्ट ये होगा। ठीक। 1 न्यूरोलॉजिस्ट है तो ये न्यूरोलॉजिस्ट होगी रुचिका। और एक जो है ये न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये जो है वो डॉक्टर होगी यानी चिकित्सक होगी। तो विनीता जो है ये चिकित्सक होगी। तो इस प्रकार आपका आंसर है विनीता। तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि 3 पीढ़ियों के किसी परिवार में 8 सदस्य हैं। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है। सी जी की बहू है तो यहां पर लिख देते हैं जी। सी जी इसकी बहू है तो इसका कोई बेटा होगा, उसकी पत्नी है कौन? सी। तो इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा? ऐसे। सी जी की बहू है। आगे कहा है यहां पर थोड़ा सा छोड़ के पढ़ेंगे। यच जी के पति हैं तो यच पति हैं किसके? जी के। तो इसकी फैमिली ट्री ऐसे बनेगा। आगे कहा है डी ई के मामा में 2 मामा में से एक हैं तो डी जो है ई के 2 मामा में से एक हैं तो यहां पर डी बना देंगे। ठीक है।
और यहां पर ई बना देंगे, क्योंकि 3 पीढ़ियां हैं तो यहीं पर सेट हो पाएगा। आगे देखिए, एफ डी के पिता हैं तो एफ डी के पिता हो जाएंगे ऐसे। और ये कहा है कि ई बी का एकमात्र नाती है, तो ई जो है वो बी का एकमात्र नाती है, तो इसका मतलब बी यहां पर आ जाएगा और इसकी लड़की ये जी का पुत्र हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो बचा है तो 7 लोग तो हो ही गया, तो 2 मामा हैं तो एक कौन सा बचा, ए, तो ये मामा हो गए। अब कहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो दूसरी पीढ़ी में केवल 2 पुरुष हैं, गलत, इसमें तो 3 पुरुष हैं। ए यच की ननद जेठानी या भाभी है, गलत। परिवार में पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है, ये भी गलत है। चौथा, सी एफ के पोते की पत्नी या नाती की पत्नी है, यही सही है। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द जोड़ी एक ही रिश्ते को साझा करती है। तो इसमें देखते हैं चूहा, और ये लिखा है कृंतक। कृंतक का मतलब जो चूहे के आगे वाले दांत होते हैं वो कृंतक होते हैं, तो ऐसे इसका संबंध किससे होगा, यही वाला। तो पहला है मधुमक्खी और मधुमक्षालय, ये भी गलत है। नाविक समुद्री जहाज, वेल स्तनधारी, वेल और स्तनधारी का यही संबंध है जो चूहे और कृंतक का है, यानी ये ऑप्शन जो, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, ये कथन दिए गए हैं, 5 कथन दिए गए हैं और इनके आधार पर 3 निष्कर्ष हैं, और फिर पूछा है कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इनके वेनारेक बनाते हैं। कुछ चूहे सफेद हैं, कुछ वाला वेनारेक जो है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। कुछ चूहे सफेद हैं, तो चूहे लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, सफेद। ठीक, दूसरा, कुछ सफेद सुअर हैं, तो कुछ सफेद सुअर हैं, ऐसे भी बन सकता है। और सफेद तो अब यहां पर भी आ सकता, आ गया, तो ये बन ऐसे भी सकता है, यहां पर भी सुअर आ जाएगा। ठीक है, आ सकता है। दोनों स्थितियों में जो, मतलब प्रत्येक स्थिति में जो सही होगा वही आंसर होगा। अगला है, सभी सुअर नीले हैं, तो सभी सुअर नीले हैं, तो ये ऐसे बनेगा, सभी सुअर नीले हैं। अगला, कोई सुअर गधा नहीं है, तो कोई सुअर गधा नहीं है, ये ऐसे बनेगा, अलग बना देंगे। लेकिन हो सकता है कि इसका इससे संबंध हो, चूहे के साथ या सफेद के साथ हो, तो यहां पर कई कंडीशन बनेंगी, जो प्रत्येक कंडीशन में सही होगा वही आंसर होगा। अगला है, सभी गधे लंबे हैं, तो लंबे ऐसे भी हो सकता है और यहां पर भी आ सकता है लंबे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, या यहां पर भी बन सकता है। ठीक, अब कहा है कुछ लंबे सुअर नहीं है, कुछ लंबे सुअर नहीं है, इसमें कहा है कुछ लंबे सुअर नहीं है। दूसरा क्या है, कुछ चूहे सुअर हैं, तो इस कंडीशन में कुछ चूहे सुअर हैं इस वाली में और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 100% सही होगा, वही आपका आंसर होगा, ये तो गलत है। सभी नीले गधे होने की संभावना है, सभी नीले गधे होने की संभावना है, तो ये भी नहीं संभावना है। कुछ लंबे सुअर नहीं हैं, तो कुछ लंबे सुअर नहीं हैं, तो देखिए सुअर का कुछ हिस्सा लंबे में नहीं आएगा, तो यानी यही आपका सही हो सकता है, केवल पहला। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। ये जो है बार ग्राफ दिया है, इसमें ये बना है एमएच, एपी, यूपी, टीएन, यानी ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये राज्य दिए हैं
और ये जो है गन्ने का उत्पादन दिया है। ठीक है, इसमें जो है कहा है ऐसे कितने राज्य हैं जिनका उत्पादन 20% से कितना है बोलो, कम है। 20% से कम वाले राज्य कितने हैं? तो हम देख लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं, इनको सबको जोड़ेंगे तो देखते हैं कि किसका जो है उत्पादन 20% से कम है। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 95,500। कितना आ जाएगा बोलो? 95,500। इसका 20% हम लोग निकाल लेते हैं और गुणा करा देते हैं तो ये आ जाएगा 19,100। 19,100 से कम कितना है? 20% कितना आ जाएगा? 19,100 से। तो इसमें कम कौन है? देखिए 19,100 से कम कौन है? एक तो ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है और ये भी कम है। तो 4 राज्य हैं जिनमें उत्पादन 20% से कम है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा बोलो? डी। ठीक है, नंबर 21 को देखते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ, ये लाइन ग्राफ है, वर्ष 1994 से जो 2000 तक 7 साल की अवधि में मिथिन इंस्टीट्यूशन से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से सीएटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये अलग अलग वर्षों में परसेंटेज दिया है। ठीक है, और फिर इसमें पूछा गया है कि यदि 1998 में क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या इतनी थी तो 1900 उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? तो आप देखिए क्वालिफाइड 1998 में, तो 1998 में देखेंगे क्वालिफाइड कितने थे? 80% में दिए हैं तो 80%। तो ये 80% की वैल्यू दी है और क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या कितनी है बोलो? परसेंटेज था 80% और संख्या दी है 21,200। तो हम लोग मान लेते हैं उपस्थित का ही होगा तो x का 80%। ये है क्या? उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या। तो उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या और ये क्वालिफाइड का परसेंटेज है तो उपस्थित माने x मान लेते हैं। तो 80%, तो x गुणे 80% का मतलब बटे 100 बराबर 21,200। काट पीट कर लेंगे, 0 से 0 काट लिया। ठीक है, और 8 का ऊपर ऊपर काट पीट कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 5 बचा, 8 छंग 48, फिर 4 बचा, 8 पंचे 40 और ये इतना हुआ। ठीक है, अब ये 10 है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू 26,500। यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इसमें लिखा है पिछले कुछ वर्षों में 3 कंपनियों XYZ के निर्यात निम्नलिखित लाइन ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है, ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। इसमें X का कौन है? ये वाला। Y कंपनी का ग्राफ कौन सा है? ये वाला। और Z वाला ये है। ठीक है, अब कहा है, प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन से सालों में तीनों कंपनियों का निर्यात मूल्य एक समान था? और सन देखिए 95-98 दिया है, 96-98 दिया है, 97-98 दिया है, 95-96 दिया है। इसका मतलब हम 4 सालों का कैलकुलेट कर लें, 95, 96, 97, 98 का, तो उससे ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले 95 का काउंट कर लेते हैं। 95 में कितना था? 120 और 60 और 40, तो ये हो गया 220। ठीक है, अब 96 में काउंट कर लेते हैं। 96 में कितना था बोलो? यहां पर है 100 और 80 के बीच में, तो यानी 90 प्लस यहां पर आ जाएगा 70 और यहां पर है 60। तो इसको जोड़ेंगे तो ये भी 220 आ जाएगा। इसका मतलब है 95 में और 96 में दोनों में निर्यात समान है और कितना है? 220 करोड़। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? 95, 96, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल
सही है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इसमें लिखा है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। और प्रश्न दिया है कक्षा में रोहन की रैंक बतानी है। ठीक है, अब इसमें देखिए कथन क्या दिया है, रोहन की रैंक नंदन की रैंक से 24 कम है। तो रोहन की रैंक नंदन के रैंक से कितनी कम है, बोलो 24 कम है। ठीक है। दूसरा दिया है रोहन की रैंक से अर्चना की रैंक 38 और अधिक है। रोहन की रैंक अर्चना की रैंक से 38 और अधिक है। नंदन का रैंक अर्चना के रैंक से 10 कम है। ठीक है, तो इसमें दोनों बातें जो है आपस में काट रही हैं, इसलिए दोनों से कक्षा में रोहन की रैंक का अनुमान नहीं लगेगा। तो इस प्रकार आपका डी वाला ऑप्शन सही है कि कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, दोनों से ही उत्तर नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है मित्तल के पास अयप्पा सोसाइटी मधापुरा में एक इमारत है जिसमें 5 मंजिल हैं, जो 1 से 5 नाम से है। इस तरह से निम्नतम मंजिल को 1 माना गया है और शीर्षतम मंजिल को 5 के रूप में गिना जाता है। इमारत के विभिन्न मंजिल में 5 सदस्य अर्थात रामा, लीना, टीना, चारू, अनीता रहते हैं, लेकिन एक ही क्रम में हैं जरूरी नहीं है। साथ ही विभिन्न कंपनियों में इन कंपनियों के नाम दिए हैं, काम करते हैं। टीना मंजिल 2 पे रहती है, तो हम लोग इसको साथ ही में लिखते हैं। जो टीना है वो मंजिल 2 पे रहती है और कंपनी डी में काम करती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है बोलो। चारू मंजिल 5 पे रहती है। चारू जो है वो मंजिल 5 पे रहती है। इसके अलावा जो मंजिल 1 पर रहता है वह कंपनी ए में काम करता है। तो जो 1 में रहेगा वह कंपनी ए में काम करेगा, और जो मंजिल 3 पे रहता है वह किस कंपनी में काम, या जो 3 में रहता है वो किस कंपनी में काम करता है, यही पूछा है। तो इसके लिए कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें किसकी जरूरत है। तो ना तो लीना और ना ही अनीता कंपनी में काम करती है। तो ना लीना काम करती है ना अनीता काम करती है। ठीक, ये कंपनी में काम नहीं करते हैं। ठीक, आगे लिखा जो मंजिल 3 पर रहती है वह कंपनी सी में काम करती है। तो जो मंजिल 3 पर रहती है वो किस कंपनी में काम करती है, सी में। अनीता कंपनी सी में काम नहीं करती है। तो आगे पूछा है जो मंजिल 3 में रहता है वह किस कंपनी में काम करता है। तो ये जानने के लिए आपको तीनों कथनों की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार सभी कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड साथ में पर्याप्त हैं। इसका आंसर तभी मिल पाएगा जब हम तीनों कथनों को पढ़ेंगे। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न है भारत में 5 तेल रिफाइनिंग कंपनियां हैं ए बी सी डी ई, और इनमें से कौन सी कंपनी का उत्पादन सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब जो 3 कथन दिए गए हैं उसके आधार पर बनाते हैं इसका डायग्राम। तो कंपनी बी का उत्पादन ए की तुलना में ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ई के मुकाबले ज्यादा नहीं है, यानी ई के मुकाबले कम है। एक तो ये कंडीशन बनी। दूसरे के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो बी की तुलना में सी का उत्पादन बी की तुलना में अधिक है, ठीक है, लेकिन डी की जितना नहीं है। तो यानी इसका मतलब डी का ज्यादा है इससे। और तीसरी कंडीशन बनाते हैं कंपनी ई का उत्पादन उतना नहीं है जितना कंपनी डी का है। तो यानी ई का उत्पादन डी से क्या है, कम है। ये छोटे का निशान है, कम का निशान है। ठीक है, जो इधर नोक की तरफ होगा वो कम वाला होगा और इधर इधर होगा वो बड़ा होगा। ठीक, अब तीनों को अगर हम कंबाइंड करें, बी ए से बड़ा है, ई बी से बड़ा है, ठीक है, और ई से बड़ा कौन है, डी। डी डी इससे भी बड़ा है ना, इन कंबाइन करें। और डी सी से भी बड़ा है, तो सी
और ई में दिया नहीं है कुछ, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो यहां से तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि सबसे बड़ा डी है। तो हमने क्या किया, सभी जो तीनों कथन हैं वो उत्तर जाने के लिए जरूरी हैं, यानी आपका आंसर ऑप्शन जो 4 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि दिए गए कथन और निम्नलिखित मान्यताओं को पढ़ें और निर्णय लें कि कथन में कौन सी धाराएं अंतर्निहित है। कथन दिया गया है, सरकार जो लोग पुंसवलिका पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों को 5 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया है। तो इसमें कौन सा धारणाएं जो है अंतर्निहित है ये बताना है। पहली, सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। बिल्कुल है, तभी तो दे रही है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा, सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। तो इसे किसका कथन से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार पहला जो धारणा है वो अंतर्निहित है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, इसमें लिखा है कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से इन कथनों का पालन करते हैं। कथन दिया है, एक विज्ञापन की लाइनें हैं कि कैल्विन क्लीन जीन्स का उपयोग करें, मेरे और मेरे कैल्विन के बीच कुछ भी नहीं आता है। ये विज्ञापन की लाइन है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि आकर्षक नारे लोगों को आकर्षित नहीं करते। ये तो विपरीत बात है, आकर्षित करते हैं तभी तो। दूसरा, लोगों को डार्क शेड वाला जीन्स पसंद है, इसमें इससे पता नहीं चलता है। ठीक है, तो दोनों निष्कर्ष जो हैं, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड इसमें इसका पालन करता है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, कथन दिया गया है कि क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तर्क क्या दिए गए हैं, हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। तो ये तो तर्क सही नहीं है। दूसरा है, नहीं, जब तक कि उनकी नीतियां और योजनाएं आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। यानी वो जब सही ढंग से वहां पर अभ्यस्त हो पाते हैं काम में, वहां के माहौल में ढल पाते हैं, तब उनका ट्रांसफर होने जाता है। तो नहीं के तर्क में ये बिल्कुल सही है। ये ट्रांसफर का बहुत बड़ा दोष है। तीसरा है, नहीं, यह बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण बनेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे असुविधा तो होती ही है ना। थर्ड, तो आपका सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है, सेकंड और थर्ड किस में आया है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में सेकंड और थर्ड आया है, ये बिल्कुल सही तर्क है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, इसमें लिखा है तर्क कौन सा प्रभावशाली है ये बताना है। कथन दिया गया है कि क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर यानी जीएसटी में जोड़ा जाना चाहिए। इसके पक्ष में 2 तर्क दिए गए हैं और एक नहीं दिया गया है, विपक्ष में दिया गया है। तो हाँ, यह टैक्स संग्रह प्रणाली को काफी सरल बना देगा, इससे एक कर एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। तो ये तो बात सही है कि जीएसटी से आसानी तो होगी, अलग अलग टैक्स लेते हैं, एक ही में हो पाएगा तो आसानी हो जाएगी। दूसरा है, हाँ, निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा, ये भी सही है। तीसरा है, नहीं, किसी अन्य देश में ऐसी प्रणाली लागू नहीं है, ये एक वीक आर्गूमेंट है, ये कतई सही नहीं होगा। तो पहला और दूसरा जो है तर्क वो बिल्कुल सही है। तो इसमें देखते हैं पहला और दूसरा तर्क किस ऑप्शन में आया है, सी में। तो इस प्रकार ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, इसमें लिखा गया है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। एबीसी सोसाइटी में अपनी सोसाइटी में फ्लैटों के आवंटन के लिए निम्नलिखित शर्तें रखी हैं। ये शर्तें हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कहा है, पहली शर्त है राज्य के निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए राज्य का। दूसरा है 5 साल से कमाता हो। तीसरी शर्त क्या है, आवेदक को पूरी राशि का भुगतान 5 साल की अवधि करने के लिए तैयार हो। चौथा है कि वो आवेदक उस शहर में किसी अन्य आवासीय के स्वामी या सहमालिक यानी पति पत्नी स्वामी है नहीं होना चाहिए, यानी पति पत्नी के पास कोई भी जो है आवास नहीं होना चाहिए। चौथा, 31 दिसंबर 2016 तक 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। ठीक है,
ये, और अगर इसके सिवाय ए में उपरोक्त टाउन काउंसिल के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। अगर लेकिन आधार कार्ड प्रदान करने के लिए तैयार है तो समिति के उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा। उपर्युक्त है लेकिन एक स्वतंत्र सेनानी या पुरुष सैनिक है तो उस संबंध में समिति के एक सदस्य को संदर्भित किया जाएगा। अब इसमें ये सारी जानकारी दी हैं और ये 1 जनवरी 2017 के आधार पर निर्णय लेना है। सामी एबीसी सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदने के लिए योजना बना रहा है। ठीक है, वह एक उद्योगपति और दूसरे राज्य से है जो 2000 में अपना कारखाना स्थापित किया था और उसके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र है। तो राज्य का निवास प्रमाण पत्र है, इसका मतलब ये है कि पहला ही शर्त वो पूरा करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, 4 साल में राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है, तो इसमें 5 साल की अधिकतम है, वो जल्दी पूरा करना है, तो ये भी 5 साल से कमा तो रहा ही है, 2000 से है, तो ये भी शर्त पूरी करता है। फिर कहा है उसके पास शहर में कोई घर नहीं है लेकिन उसकी पत्नी के नाम एक फ्लैट है। तो इसमें लिखा है यानी उसके और उसकी पत्नी के, पति या पत्नी दोनों में से किसी के पास फ्लैट नहीं होना चाहिए, तो ये शर्त पूरी नहीं करता है। उम्र भी वो पूरी करता है, आयु भी पूरी करता है। तो चूंकि ये 5 शर्तों में से वो चौथी शर्त नहीं पूरी कर पा रहा है, इसलिए उसको उसका फ्लैट जो है आवंटित नहीं होगा, उसको फ्लैट आवंटित नहीं किया जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में है, दी गई आकृति निम्नलिखित विकल्पों में से एक में एम्बेडेड मतलब जिसमें छिपी हुई है, अंतर्निहित है, इस विकल्प का चयन करें। यानी ये वाली आकृति इसमें किस में आई है, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। और इसमें चौथे वाले में देखें कि ये देखिए, देखिए बिल्कुल यही आकृति इसमें अंतर्निहित है कि नहीं, छिपी हुई है। तो इस प्रकार आपका चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें लिखा गया है, दिए गए आंकड़े में कुछ विशिष्ट प्रतीक हैं, वह विकल्प चुनें जिसमें एक ही प्रतीक पाए गए हैं। यानी जो इसमें प्रतीक आए हैं उसमें भी सारे प्रतीक वही आए हों। तो देखते हैं पहले वाले में जो है वो कौन सा नहीं आया है, ये आया है, ये भी, ये नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले में देखेंगे कौन सा नहीं आया है, तो दूसरे वाले में ये वाला नहीं आया है, ये भी नहीं आया है, कुछ नए आए हैं। इसमें देखेंगे तो ये वाला नया है ना, और इसमें देखेंगे तो ये सभी प्रतीक जो है वो आए हैं। तो यानी चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल आपका सही है, उसके प्रतीक और इसके प्रतीक सेम है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। इसमें लिखा है, कपिल और धर्मा क्लब में 2 पासा के साथ खेल रहे हैं और उन्होंने पासा को निम्नलिखित चित्र के अनुसार फर्श पर घुमाया है। यदि x 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद है, बिंदुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो x का मान बताना है। यानी हमको 4 के विपरीत वाली सतह पर कौन सा अंक आएगा इन चारों में वो बताना है। तो देखिए ऊपर वाली सतह में इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इस वाली सतह में सेम सतह जो हैं उनमें इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो जो एक सतह बचेगी इसमें 1 और इसमें 4, तो ये आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी। यानी इसका मतलब है 4 वाली सतह के विपरीत कौन सी सतह आएगी, 1। तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। इसमें लिखा है, चित्र ए और बी के बीच के संबंधों को देखकर दिए गए चित्र को उपयुक्त विकल्प के साथ बदलें। तो देखिए जैसे जो संबंध इसका है, जैसे इसमें ए से बी में बदलाव हुआ है, वही इससे किस में होगा, इसका बदलाव वाला चिन्ह मतलब ये कौन सा है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या हुआ है कि लास्ट वाले को देखते हैं, इसको क्लॉक जो है एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा गया है, कितना, 90 डिग्री लास्ट वाले को, तब ये यहां आ गया है लास्ट में। ठीक है, ऐसे इसको भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मोड़ेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा और नोक नीचे की ओर होगी। तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, ये केवल डी ऑप्शन में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। इसमें लिखा है, चित्र ए और बी के बीच के संबंधों को देखकर दिए गए चित्र को उपयुक्त विकल्प के साथ बदलें। यानी
जैसे इसके साथ ये बदला है ऐसे इसके साथ हमको बदलना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो 4 ऑप्शन में तो है नहीं, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे बस। ठीक है, 4 ऑप्शन में नहीं है। अब इसके आधार पर बदलने का है, तो इसमें देखिए इसमें 2 पॉइंट का सफेद है, यहाँ पर भी 2 सफेद हैं, तो दोनों में ऐसा केवल किसमें है, 3 वाले ऑप्शन में है। तो इस प्रकार आपका तीसरा विकल्प यानी सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों के बीच अलग आकृति का चयन करें। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर का और नीचे का सेम है, ऐसे इसमें भी ऊपर का और नीचे का सेम है, ऐसे इसमें भी ऊपर का नीचे का सेम है, और इसमें भी वही है, लेकिन इसमें अलग है। तो सबसे सही आपका आंसर जो है, इसमें सही आंसर कौन सा है, बोलो सी। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। इसमें लिखा है निम्न आंकड़ों के बीच अलग अलग आंकड़ों का चयन करें। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 5 आकृतियां दी हैं। इसमें देखेंगे, इसमें जो ये वाली आकृति है इसमें क्या है, 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3, और इसमें भी 1 2 3। तो ये ध्यान से देखेंगे कि ये वाली आकृति सभी में 3 3 है, लेकिन सी वाले में ये आकृतियां केवल 2 ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। इसमें लिखा है श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। यानी जैसे इसके बेस पे ये लिखा है या इसके बेस पे ये लिखा है, वैसे ही हमको बताना है कि इसके बेस पे यहां पर क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे लास्ट में सभी में सी आया है, देखिए इसमें भी सी है, इसमें है, इसमें है, तो लास्ट में तो सी ही आएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्या हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में डी का स्थान होता है 4 और यहां पर हो गया है 2, यानी 2 स्थान घटा है। तो इसमें भी यच आता है 8 नंबर पर, और इसमें से 2 घटा देंगे, -2 कर देंगे, तो आना चाहिए यफ। लास्ट में क्या आना चाहिए, यफ। अब देखेंगे किसी में लास्ट में से, मतलब किसी में यफ जो है लास्ट से दूसरे नंबर पर आया है, वही हमारा आंसर होगा। तो ये आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर है, कौन सा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। इसमें लिखा है श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। यानी यहां पर कौन आएगा, ये एक सीरीज दी है और इसके आधार पर बताना है आपको यहां पर कौन आएगा। तो देख लेते हैं, पहले अक्षर की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो यानी यहां पर आ जाएगा हमारा 5 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, ई। ठीक है, फिर देखते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं सेकंड वाले की, 26 23 18 11। देखें क्या हो रहा है, कितना घट रहा है, 26 में से 3 घटा है, 23 में से 5 घटा है, 18 में से 7 घटा है। तो अब की कितना घटेगा, 9 घटेगा। तो 9 माइनस कर देंगे, 11 में से 9 गया तो बचेगा 2, यानी यहां पर आ जाएगा बी। कितना आ जाएगा, बी। तो देखेंगे जिसमें ई और बी आया है फर्स्ट सेकंड पर, वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। इसमें लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो दूसरा पद पहले से कैसे जैसे संबंधित है वैसे हमको बताना है तीसरे पद से चौथा कैसे संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। देखो 3 है, इसका 2 है, एक माइनस हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला में आई का 9 होता है, यच का 8 होता है, तो -1 हो रहा है। जी का 7 होता है, यहाँ पर यफ आया है, -1 हो रहा है। तो सभी में -1 ही हो रहा है। ठीक है, सभी में -1 ही हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही काम कर देंगे। तो इसमें से -1 करेंगे तो आ जाएगा यम। कौन सा अक्षर आ जाएगा, यम। ठीक है, और 9 में से आई में से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा यच।
दो में से एक माइनस वन करेंगे, दो में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा ए। ठीक है, तो देखेंगे किसमें है, यम एच ए। आगे और चेक करना पड़ेगा, इसमें एक में से माइनस वन करेंगे, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा जेड। ठीक है, कौन सा अक्षर आ जाएगा, जेड। तो यम एच ए जेड, देखें चारों में किसमें है शुरुआत में, चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। इसमें लिखा है एक निश्चित कोड भाषा में यदि गुलाबी को सफेद कहा जाता है, सफेद को पीला कहा जाता है, पीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, काले को बैंगनी कहा जाता है और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव का रक्त कैसा होगा। तो मानव का रक्त जो है वो किस कलर का होता है, लाल कलर का। और लाल को इसमें क्या कहा गया है, बोलो, हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा हरा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। इसमें लिखा है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। पी रुपए क्यू का अर्थ है पी क्यू की मां है। डॉलर का अर्थ है पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। पी डिफरेंस क्यू का अर्थ है पी जो है क्यू का पुत्र है। तो आपको बताना है इसमें ये जो समीकरण दिया है इसमें y का यश से क्या रिश्ता है। तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, फैमिली ट्री बना लेंगे। तो पहले नंबर पर आया है x, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है p पुत्र है किसका, यच का, तो यहां पर यच लिख देंगे। आगे आया है रुपया, तो रुपये का मतलब क्या है, रुपये का मतलब है मां, तो यच मां है किसकी, डी की। ठीक है, और डी के बाद आया है डॉलर, डॉलर का मतलब है कि ये पति है किसका, डी के बाद आया है वाई। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है महिला होगी, माइनस हो आएगा। तो पूछा है वाई का यच से रिश्ता क्या है, तो वाई जो है वो यच के पुत्र की पत्नी है, यानी आपका आंसर आ जाएगा बहू। तो चौथा विकल्प जो है इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है एक संयुक्त परिवार में पिता, मां, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं और एक के एक पुत्र है। परिवार में महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात बताओ। तो सबसे पहले हमको महिला सदस्यों में और पुलिस जो है और पुरुष सदस्यों में जो है वो अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम पुरुष की गिनती कर लेते हैं। एक तो ये पुरुष हो गया, ठीक, यहां पर आ जाएगा 3 विवाहित पुत्र हैं तो 3 पुत्र ये हो गए 4, और एक पुत्र है, तो टोटल पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं और एक के एक पुत्र है, तो एक ही तो हुआ। तो टोटल पुरुष कितने हो गए, 1 3 4 और 1 5, तो यहां हो जाएगा 5। अब महिलाओं की गिनती कर लेते हैं। तो महिलाएं कितनी हो गई, एक ये, इसकी 3 पत्नियां होंगी तो 3 ये भी रहेगा। ठीक है, एक मां, 3 पत्नी इसकी पत्नियां हो जाएंगी, इसकी बहुएं, और एक अविवाहित पुत्री भी है तो एक ये हो जाएगी। ठीक है, पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं तो यहां पर हो जाएंगी 4, तो 4 और 1 5, 1 6 और 3 9, तो यहां पर आ जाए महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 9। तो इस प्रकार आपका जो है वो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। इसमें लिखा है कि 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों में दिए गए तथ्यों को सही माने और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। तो कथन दिए हैं 2, इनका हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ वाले का वेन डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, कुछ पेपर पुस्तकें हैं, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और सभी पुस्तकें नोट्स हैं तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा, बोलो, ऐसे बनेगा। सभी पुस्तकें नोट्स हैं तो इसका वेन आरेख बनेगा ऐसे। ठीक है,
अब कहा है इसके आधार पे आपको निष्कर्ष बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो आते हैं, पहला है कोई पेपर एक नोट नहीं है। तो कोई पेपर एक नोट नहीं है, ये तो कतई गलत है। पेपर का कुछ हिस्सा देखिए नोट्स में आया तो है, तो नोट तो है, अलग अलग कोई नहीं में वेनारेक ऐसे बनता है, दोनों अलग अलग बनते हैं। ठीक है, तो पहला वाला निष्कर्ष गलत है। दूसरा, कुछ नोट पेपर हैं, तो कुछ नोट्स पेपर हैं, ये बिल्कुल सही। देखिए नोट्स का कुछ हिस्सा पेपर में आया है, तो ये वाला सही है। तो सेकंड आपका जो है वो अनुसरण करता है। इस प्रकार बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक शब्द के अक्षरों को अव्यवस्थित किया गया है और उनके लिए अंक दिए गए हैं। उस विकल्प को चुनें जो शब्द का निर्माण करने वाली संख्याओं द्वारा वर्णित अक्षरों का सही क्रम प्रदान करता है। यानी आपको ये जो अल्फाबेट दिए गए हैं और इनकी नंबरिंग की गई है, इनसे आपको कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, तो इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे तो ये आपकी वैकेब पर डिपेंड करता है कि आपकी वैकेब कितनी अच्छी है, उसके आधार पे आप बना पाएंगे। ये प्योर जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो एडहेसन, एडहेसन माने होता है ADHESION। इसी को जो है ये अव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। इसका मतलब होता है जुड़ाव या चिपकाव या जुड़ाव, है ना। तो इसकी नंबरिंग देख लेंगे, इसके अनुसार क्या है। ए 2 पर, डी 3 पर, यच कितने पर है 5, ई 6, यस का कितना है 8, आई का कितना है 1, ओ का कितना है 4 और एन का कितना है 7। तो ये जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा और ये है ऑप्शन सी में। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ते हैं। इसमें एक वर्ड दिया गया है, इंग्लिश वर्ड है। इसमें उन अक्षरों की संख्या ज्ञात करो जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। कुल मिला के इस शब्द में आपको ऐसे युग्मों की संख्या निकालना है जिनके बीच वही गैप है जो अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होता है। तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करेंगे। तो इधर से शुरू करेंगे, पहले अच्छे से शुरू करेंगे और जैसे ABCD में अल्फाबेट में गिनते हैं वैसे गिनेंगे। NOPQRSTUV, कोई नहीं मिला। ऐसे आप दूसरे से शुरू कर देंगे। IJKLM, देखिए यहां पर मिला एक IJKLM, ये आगे कोई नहीं है। ऐसे इससे शुरू करेंगे, इससे शुरू करेंगे तो अगला मिलेगा GH, यहां पर एक मिला, यहां पर एक मिलेगा GH, IJK आगे कोई नहीं मिलेगा। ऐसे यस से शुरू करेंगे, ऐसे मन में पढ़ते जाएंगे। यच कोई नहीं मिलेगा, MNOP को कोई नहीं मिलेगा, ABC कोई नहीं मिलेगा, इधर से कोई नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम इधर से भी काउंट करेंगे। EFGHIJKLM कोई नहीं मिला। ऐसे R से RSTUVWXY कोई नहीं मिलेगा। ABCDEFG कोई नहीं मिलेगा। ऐसे हम लोग सब में काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद इसमें कोई नहीं मिला, केवल यही 2 मिल रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। यानी इनके बीच वही गैप है जो अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होता है। किसके किसके बीच में? I और M के बीच में, और दूसरा कौन सा है? G और H। ये 2 युग्म ऐसे हैं जिनके बीच वही गैप है जो अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। यानी आपको जो स्ट्रांग लॉजिक है, जो स्ट्रांग आर्गुमेंट है, उनको बताना है। ठीक है, कथन दिया गया है ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है, बिल्कुल सही बात है। बाकी ऊर्जा जो है वो लिमिटेड है। भारत को सोलर एनर्जी जो है वो उसको बढ़ाना चाहिए, उसका उपभोग को बढ़ाना चाहिए।
ये बिल्कुल सही है। दूसरा है नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी जिसकी भारत में कमी है, ये गलत है। तो आपका जो पहला जो तर्क है वो स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियरों की भर्ती का फैसला किया गया है। निम्नलिखित मानदंड लागू किए गए हैं। एक अभ्यर्थी को इंजीनियरिंग में स्नातक 75% अंकों के साथ और एचएससी 80% अंकों के साथ होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। 3 नंबर पर है 3 वर्ष का बांड हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो, 3 वर्ष के बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो। चौथा, 1 फरवरी 2017 को 28 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर इनमें से कोई मानदंड नहीं पूरा करता है तो उसके लिए फिर ये है, लेकिन स्नातक में 50% और एचएससी में 70% अंक प्राप्त किए हों तो और कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो तो इस मामले को निदेशक को भेजा जाएगा। ठीक है, लेकिन बी क्या है, लेकिन नौकरी समयावधि से पहले छोड़ने पर 1 लाख रुपए का भुगतान करने को तैयार हो, यह मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा। और सी क्या है, लेकिन एक कंप्यूटर इंजीनियर है, मामला डीजीएम को संदर्भित किया जा सकता है। अब देखना है कि दिव्या एक मैकेनिकल इंजीनियर है और पिछले 1 वर्ष से सहायक इंजीनियर के रूप में काम कर रही है। ठीक है, उसने स्नातक और एचएससी में 82% और 87% अंक प्राप्त किए हैं। उसने अभी 25 वर्ष की आयु पूरी की है। तो तीसरा मानदंड पूरा हो रहा है यहाँ से, नहीं चौथा, क्योंकि आयु पूरा कर रहा है। इसमें जो है परसेंटेज भी सही है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है, ठीक है, लेकिन अनुभव जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 2 वर्ष का कार्य अनुभव। और इसमें कितने साल से है, 1 वर्ष से कारण जो है कार्य कर रही है। तो इसका मतलब अनुभव नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाना चाहिए। तो आपका जो है चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अनुभव की कमी है तो इसलिए उम्मीदवार का यानी दिव्या का चयन नहीं किया हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। इसमें है विषम वर्ग का चयन करें, यानी सबसे अलग कौन है, विषम कौन है। तो देखेंगे ध्यान से, इसमें ये अपोजिट है, ये देखिए अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये अपोजिट है, सब में अपोजिट है, लेकिन इसमें देखेंगे डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो इस प्रकार जो चौथा ऑप्शन है वो सबसे अलग है, 4 नंबर वाला, यानी सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। इसको देखते हैं। इसमें है एक जो है बार ग्राफ बनाया गया है। इसमें इधर रिजल्ट है और इधर वर्ष दिए गए हैं। 2005-06 में जो है क्लास 2 क्लास हैं, एक 10वीं और 11वीं का रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, तो 2005-06 में 10 का रिजल्ट ये था 75% और 11 का रिजल्ट था 80%। ठीक है, तो पूछा गया है कि किस वर्ष में दोनों कक्षाओं में उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो दोनों में सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो 2009-10 में आप देखेंगे तो 10वीं क्लास का रहा 95% और 11वीं क्लास का रहा 95.5%। तो सबसे अच्छा जो है वो 2009-10 में रिजल्ट रहा। तो इस प्रकार आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस प्रकार 2018 में जो 23 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था उसकी द्वितीय पाली के पेपर को जो है रीजनिंग पार्ट को हल किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब जो है 2016 का पेपर हल करेंगे अगले टर्न पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।